Good morning, class ninth. Welcome in the next segment of recorded video class. Today I am going to start a new chapter of physics, and that is force and law of motion. So first of all, I want to clear the concept of force. Force क्या है? चलिए हम लोग इसको थोड़ा डिस्कस करें. Force of the body इज जेंटल पुश और पुल. जनरली आप किसी चीज को पुश करते हो या पुल करते हो, दिस इज डन बाय योर फोर्स. अब है क्या कि फोर्स का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट यह है कि हम लोग फोर्स को देख नहीं सकते. मैंने अगर कोई फोर्स अप्लाई किया या आपने किया या किसी ऑब्जेक्ट ने अगर कोई फोर्स अप्लाई किया है तो हम लोग उस फोर्स को देख नहीं सकते, बट हम लोग उस फोर्स के द्वारा होने वाले इफेक्ट्स को देख भी सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं. तो द जनरल आइडिया ऑफ फोर्स इज फोर्स कैन नॉट बी सीन. फोर्स कैन नॉट बी सीन, बट the effect of force on an object can be seen or felt. फोर्स को हम लोग देख नहीं सकते, लेकिन उसके इफेक्ट को, किसी ऑब्जेक्ट पर अगर कोई फोर्स लग रहा हो तो उसके इफेक्ट को हम लोग देख भी सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं कि हां यहां फोर्स लगा होगा. अब है क्या कि इसका डेफिनेशन क्या है भाई. तो मैंने कुछ बोर्ड पर लिख रखा है, आप इधर आए और देखें. दिस इज योर सेकेंड चैप्टर, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन. फोर्स कैन नॉट बी सीन, बट द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन और फेल्ट. मैंने इसको समझा दिया. अब आते हैं इसके डेफिनेशन पर. एक्चुअल में ये इसका प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है. दिस इज कॉल्ड जनरल आइडिया. जनरल आइडिया ऑफ फोर्स. फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है. अ फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच काउजेज अ मोशन, रेस्ट, tends to change the direction of the motion of moving body and also help to change the shape and size of body. It is denoted by F. एक्चुअल में ये जो डेफिनेशन है, मैंने पहले बताया कि ये एक जनरल आइडिया है. अभी जैसे जैसे चैप्टर्स आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इसका जो प्रॉपर डेफिनेशंस होगा वो आपको मैं दूंगा. लेकिन फिलहाल आप समझिए कि फोर्स है क्या. फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसके वजह से कोई चीज मोशन में आता है. अब मान लो एक ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, इस पर एक फोर्स लगा, भी रेस्ट में है, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर एक फोर्स लगा ये ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया. यानी फोर्स करता क्या है, रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट में मोशन ला देता है. अगर कोई चीज मोशन में हो, जैसे मान लो एक टॉय कार चल रहा हो, उसको हमने अपने पैर से रोक दिया, तो मैंने अपने पैर से एक फोर्स लगाया इन द अगेंस्ट डायरेक्शन ऑफ मोशन और वो टॉय कार जो है वो रुक गया. यानी फोर्स क्या करता है, फिजिकल क्वांटिटी है, कॉजेज ऑफ मोशन, मोशन पैदा कर सकता है या रेस्ट पैदा कर सकता है. कोई अगर रेस्ट में बॉडी हो उसमें मोशन ला सकते हैं आप फोर्स के द्वारा, या कोई बॉडी जो रेस्ट में हो, मोशन में हो, उसको आप रेस्ट में ला सकते हो. अब आइए तीसरा है कि चेंज इन डायरेक्शन भी करता है. डायरेक्शन में कैसे बदलाव करेगा. आपने क्रिकेट देखा होगा, एक बॉलर आता है, बैट्समैन को बॉलिंग करता है. अब बॉल आया और उसने बल्ले से एक कट शॉट खेल दिया. बॉल इस डायरेक्शन में आ रहा था, लेकिन बैट्समैन के द्वारा खेलने के बाद ये बॉल इस डायरेक्शन में चला गया. तो जो बॉडी मोशन में है उसके डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन भी पैदा कर सकता है. इट कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ बॉडी. आप लोग मिट्टी का एक डो अगर बना करके देखें
तो उसमें फोर्स लगा करके आप उसके शेप में बदलाव कर सकते हैं। उसके बाद जब साइज के बदलाव की बात आएगी तो एक आप मेटल सीट ले लीजिए, उसके ऊपर हैमरिंग करते चलिए तो उसका साइज भी चेंज हो जाएगा। और ये सारा का सारा चीज किसके इफेक्ट से होता है? फोर्स के कारण ही होता है। तो इफेक्ट्स ऑफ फोर्स क्या क्या है, फोर्स से क्या क्या हो सकता है, मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल आसान है। फर्स्ट, इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। फोर्स रेस्ट के स्टेट को मोशन में और मोशन के स्टेज को रेस्ट में कन्वर्ट कर सकता है। दिस इज नंबर वन। नंबर टू, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी। कोई बॉडी अगर मोशन में है तो उस मोशन के डायरेक्शन को भी फोर्स जो है वो चेंज कर सकता है। नंबर थ्री, इट कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। एंड नंबर फाइव, इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ बॉडी। देखो भाई, पहला नंबर तो हो गया, यहां आइए मैंने लिख दिया है इफेक्ट्स ऑफ फोर्स में विथ द हेल्प ऑफ इट्स जनरल आइडिया कि क्या क्या कर सकता है फोर्स। फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये मैंने समझा भी दिया कैसे करके करता है, रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट को मोशन में और मोशन वाले ऑब्जेक्ट को रेस्ट में कर सकता है। इट कैन चेंज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। डक्टाइल मेटल्स के ऊपर अगर आप हैमरिंग करोगे तो उसका साइज जो है वो चेंज हो जाएगा, यानी ये साइज को भी चेंज करता है। शेप ऑफ द बॉडी को भी चेंज करता है। शेप ऑफ द बॉडी, कोई गोल चीज है उसको मार के चपटा कर दीजिए, शेप ऑफ द बॉडी चेंज हो गया, उसमें भी फोर्स लगा। स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट में बदलाव लाता है। अगर कोई बॉडी, चलो ये मान लो कि एक बॉडी है जो मोशन में है और पीछे से एक फोर्स इसमें लग गया तो इसका स्पीड बढ़ेगा, यानी जिस स्पीड से चल रहा था उससे ज्यादा स्पीड में चलना शुरू हो गया। या इधर से अगर थोड़ा फोर्स लगा दे तो थोड़ा स्पीड इसका कम हो जाएगा, यानी ये मूविंग बॉडी के स्पीड को भी कम या अधिक कर सकता है। और एक लास्ट है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब फोर्स जो है वो किसी बॉडी के, मूविंग बॉडी के डायरेक्शन में भी बदलाव ला सकता है। तो बच्चों, ये फोर्स का एक जनरल आइडिया है जिसमें बताया गया कि फोर्स को देखा नहीं जा सकता है, इट कैन नॉट बी सीन, बट द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट कैन बी सीन और फेल्ड। और ये क्या क्या करता है मैंने इसको समझा दिया। तो अब हम लोग आगे के स्टेज में चलेंगे। माय डियर स्टूडेंट, नाउ इट्स टाइम फॉर टाइप्स ऑफ फोर्स। फोर्स के बारे में मैंने आपको जनरल आइडिया दे दिया। फोर्स को देखा नहीं जा सकता है, फोर्स कैन नॉट बी सीन, बट द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज सीन और फेल्ड। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स भी मैंने बता दिया क्या क्या कर सकता है। तो मैंने आपको बताया कि फोर्स जो है वो रेस्ट को मोशन में और मोशन को रेस्ट में ला सकता है। शेप ऑफ द बॉडी चेंज कर सकता है, साइज ऑफ द बॉडी बदल सकता है, मोशन में मतलब स्पीड में बढ़ोतरी या घटा सकता है, स्पीड को बढ़ा भी सकता है, स्पीड को घटा भी सकता है, और लास्ट डायरेक्शन ऑफ मोशन में चेंज कर सकता है। लेकिन अब हमारे पास एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ फोर्स। टाइप ऑफ फोर्स के बारे में स्टडी करना है। जनरली दो तरह का ही फोर्स जो है वो हम लोगों को पढ़ना है। नंबर वन, बैलेंस्ड फोर्स, याद रखेंगे, नंबर वन बैलेंस्ड फोर्स एंड नंबर टू इज अनबैलेंस्ड फोर्स। एक बात हमेशा याद रखोगे कि फोर्स कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट पे सिंगल फोर्स नहीं लगता, एक से ज्यादा ही लगता है फोर्स। एज फॉर एग्जाम्पल, हम लोग अर्थ पे हैं, अगर हम लोग चल रहे हैं या स्टेशनरी स्टेज में भी हैं, तब भी एक साथ कई फोर्स हमारे ऊपर लगता रहता है। जैसे ग्रेविटेशन फोर्स हो गया, फ्रिक्शन फोर्स हो गया, बहुत तरह का फोर्सेस है जो लगता रहता है। लेकिन बैलेंस फोर्स किसको कहते हैं? मान लो एक ऑब्जेक्ट है, ये मान लो ऑब्जेक्ट है और ये अभी रेस्ट में है, ये अभी रेस्ट में है, इसमें एक साथ बहुत सारा फोर्स लग रहा है। यहां से फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, नीचे की ओर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, एयर भी कुछ चल रहा होगा इधर उधर से,
सारा फोर्स लगा हुआ है, और अगर ये रेस्ट में है तो इसका मतलब ये है कि जितना भी फोर्स इसके ऊपर लगा, चाहे वो पॉजिटिव फोर्स लग रहा हो या नेगेटिव फोर्स लग रहा हो, उसका कुल वैल्यू 0 हो गया, तभी ये अपने स्टेज में बरकरार है। मैंने इसको एक डेफिनेशंस के माध्यम से भी बताने का प्रयास किया है, आप लोग यहां करके देखें। टाइप्स ऑफ फोर्स, मैंने पहला फोर्स लिखा है बैलेंस और दूसरा लिखा है अनबैलेंस्ड फोर्स। पहले हम लोग बैलेंस फोर्स के बारे में बात करते हैं। When two forces of equal magnitude but acting in the opposite directions of an object, मान लीजिए ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट जो है इस पर एक फोर्स इधर की ओर लग रहा है जिसका अमाउंट है F. The same force, the same magnitude of force is acting in the opposite direction. एक का डायरेक्शन इधर की ओर और दूसरे का डायरेक्शन इधर की ओर। अब बताइए ये ऑब्जेक्ट किधर जाएगा? ये ऑब्जेक्ट कहीं नहीं जाएगा, इसलिए कि दोनों ओर जो फोर्स लग रहा है उन दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है बट इन दी अपोजिट डायरेक्शन। तो अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो ये हमेशा रेस्ट में ही रहेगा, और अगर ये ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो हमेशा यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा, इसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा। तो इस तरह के फोर्स को हम लोग कहते हैं बैलेंस फोर्स, जिसका कुल वैल्यू 0 के बराबर हो जाए। जैसे मान लो अगर हम लोग इस फोर्स को पॉजिटिव सेलेक्ट करें, ये फोर्स हमारा पॉजिटिव फोर्स है, तो डायरेक्शन चेंज होने के कारण ये वाला फोर्स जो होगा वो हम लोग का नेगेटिव हो जाएगा, और जब इन दोनों फोर्स को हम लोग ऐड करेंगे तो इसका टोटल फोर्स वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगा। टोटल फोर्स वैल्यू का मतलब 0, यानी फोर्स इस पर लगा ही नहीं एक तरीके से। बैलेंस फोर्स हमेशा ऐसा ही होता है, अलग अलग डायरेक्शन से फोर्स लगता है और उसका टोटल फोर्स वैल्यू जो है, नेट वैल्यू ऑफ अप्लाइड फोर्स, ये 0 के बराबर हो जाता है, जिसके वजह से ऑब्जेक्ट अपनी स्थिति में बदलाव नहीं कर पाता है। जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो ऑब्जेक्ट हमेशा रेस्ट में ही रह जाता है, जो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है वो ऑब्जेक्ट हमेशा यूनिफॉर्म मोशन में ही रह जाता है। मैं एक और एग्जांपल से इसको समझाने का प्रयास करता हूं। ये वॉल है, इसके ऊपर अगर मैं अपना हाथ रख करके इसको अगर पुश करने का प्रयास करता हूं तो इस बाल के, इस दीवार के पोजीशन में कोई भी बदलाव नहीं आता है, बट मैंने फोर्स अप्लाई किया। लेकिन जैसे ही मैंने इसकी ओर फोर्स अप्लाई किया, एट द सेम टाइम वॉल भी उतने ही फोर्स से हमको पुश कर रहा है। मतलब अब फोर्स अप्लाइड बाय मी एंड फोर्स अप्लाइड बाय वॉल, बोथ हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। मेरा डायरेक्शन उधर की ओर है और वॉल का मेरी ओर है, तो नेट फोर्स का वैल्यू क्या हुआ? 0। अगर मैं अपने फोर्स को पॉजिटिव फोर्स मानता हूं और वॉल के फोर्स को अगर मैं नेगेटिव फोर्स मानता हूं, तो दोनों का जो सम होगा, जो नेट वैल्यू होगा फोर्स का, वो 0 के बराबर हो जाएगा। इन दिस सिचुएशन वॉल जो है वो अपने पोजीशन में कोई बदलाव नहीं कर पाएगा। बच्चों एक बात जान लेना, बैलेंस फोर्स सही मायने में किसी काम का नहीं है। जो भी वर्क हो रहा है, वर्क जो भी होता है इस पृथ्वी पर, इस प्लेनेट पे कहीं भी कोई भी वर्क अगर हो रहा है, उसमें हमेशा रोल अनबैलेंस्ड फोर्स का ही होता है, बैलेंस फोर्स का नहीं होता है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। अब इसमें भी बताया गया कि दो फोर्स लग रहा है एक ही ऑब्जेक्ट पर, बट दिस टू फोर्स हैविंग अनइक्वल मैग्नीट्यूड, मतलब एक फोर्स अधिक है और दूसरा फोर्स कम है। एक तरफ से ज्यादा फोर्स लग रहा है, दूसरी तरफ से कम फोर्स लग रहा है, तो इफेक्ट्स ऑफ फोर्स किसकी ओर से होगा? ऑब्वियस सी बात है, जिस ओर से ज्यादा फोर्स लग रहा हो, जिधर से लार्जर मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा हो, उस साइड ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करेगा या रेस्ट होगा। मतलब ऑल द एक्शंस किधर की ओर होगा? लार्जर फोर्स की ओर होगा। दिस फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज नोन एज अनबैलेंस्ड फोर्स। चलिए एक एग्जांपल से इसको समझने का मैं प्रयास करता हूं। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास है n किलोग्राम, इट इज इन रेस्ट। ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है। एक फोर्स लग रहा है इसमें इधर की ओर, जो मैं मान लेता हूं कि F1 लग रहा है, जिसका वैल्यू है 2 न्यूटन। मैं एक बात और बता देता हूं, फोर्स का SI यूनिट न्यूटन होता है, ये हम लोग बाद में भी पढ़ेंगे। फिलहाल मैंने विदाउट SI यूनिट्स बताना उचित नहीं समझा।
और एक दूसरा फोर्स इधर की ओर लग रहा है, ये है F2, ये है 3 न्यूटन। अब ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। अब आप बताओ ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा क्या? जाहिर सी बात है, आपने टग ऑफ वार देखा होगा, रस्सी खींचने वाला खेल। तो टग ऑफ वार ही समझ लीजिए इसको। एक तरफ फोर्स लगा है 2 न्यूटन, दूसरी तरफ फोर्स लगा है 3 न्यूटन। तो जाहिर सी बात है कि ये ऑब्जेक्ट इधर की ओर तो नहीं आएगा, इधर नहीं आएगा, लेकिन इस ओर ये ऑब्जेक्ट चला जाएगा। तो किसकी ओर गया? जिधर से लार्जर फोर्स अप्लाई हुआ, ये ऑब्जेक्ट उधर की ओर ही मूव कर गया। और जरा ध्यान दीजिएगा, मूव तो कर गया, लेकिन पहले किस स्टेज में था? ये रेस्ट में था, और रेस्ट से इसमें आ गया मोशन। ये हमने देखा, ये हमारा इफेक्ट ऑफ फोर्स है। क्योंकि इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स को तो हम लोग देख नहीं सकते, लेकिन इफेक्ट ऑफ फोर्स को हम लोग देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो आपने देखा कि लार्जर फोर्स की ओर ये ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन कर गया। तो इस तरह के फोर्स को हम लोग कहते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। आप लोगों को मेरे हिसाब से बैलेंस और अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में एक जनरल आइडिया हो गया है। बच्चों, अगर आपके पास बुक हो तो थोड़ा बुक को भी पढ़ेंगे, उसमें और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। वैसे मैंने जो बोर्ड पर लिखा है, इसको मैं एक नोट्स के रूप में आपके पास पहुंचा भी दूंगा, ताकि आप लोगों को नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो। अब हम लोग थोड़ा और आगे की ओर बढ़ते हैं और प्रयास करते हैं कि कुछ और टॉपिक्स को क्लियर करें। माय डियर स्टूडेंट, अब हम लोग लॉ ऑफ मोशन की ओर चलते हैं। बहुत सारी खोज हुई, बहुत सारा डिस्कवरी हुआ, बहुत सारे लोगों ने साइंस के इस टर्म में अपना योगदान दिया। मैं आपको एक ग्रेट फिलोसोफर की बात बताता हूं। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर एरिस्टोटल। उन्होंने कहा कि अगर कोई बॉडी कंटिन्यूअसली मोशन में है, तो इसका मतलब यह है कि एक कंटिन्यूअस फोर्स उस पर ऑलवेज लग रहा है। एक कंटिन्यूअस फोर्स जो है वो उसके ऊपर हमेशा लग रहा है, तभी वो कंटिन्यूअस मोशन में है। अब सोचिए, कोई बॉडी अगर मोशन में है तो इसका मतलब हुआ कि उसमें एक फोर्स लग रहा है। जनरल आइडिया के रूप में तो ये बिल्कुल सही लगता है, क्योंकि फोर्स लगेगा तभी तो वो मोशन में होगा। लेकिन ये उतना ही गलत है। ये जो सिद्धांत उन्होंने दिया वो उस समय हो सकता था कि सही हो, लेकिन बाद में इन 17th सेंचुरी गैलीलियो ने इसको गलत प्रूव किया। मैं इन दोनों साइंटिस्ट और फिलोसोफर के बारे में थोड़ा सा आइडिया आपको देना चाहता हूं। आइए यहां पे, एरिस्टोटल ने कहा कि टू मेंटेन द मोशन ऑफ द बॉडीज अ कंटिन्यूअस पुश और पुल वाज नीडेड। मोशन ऑफ बॉडी को मेंटेन करने के लिए पुश और पुल कंटिन्यूअस मिलना चाहिए, फोर्स कंटिन्यूअसली होना चाहिए। लेकिन गैलीलियो ने कहा कि ऐसी बात नहीं है। क्या है कि अगर हम डबल इंक्लाइन प्लेन एक बना दें, ये देखिए एक डबल टनल इंक्लाइन प्लेन है, एक इधर से ऐसे और फिर इधर से ऐसे, और एक बॉल को इसमें ड्रॉप कर दें, तो क्या होगा? ये बॉल यहां से चलना शुरू हो जाएगा, यहां आएगा, कुछ ना कुछ ये मोशन गेन करेगा, और फिर ये ऐसे की ओर बढ़ते हुए लास्टली ये कुछ दूर ऊपर भी उठेगा, इस तरीके से डायरेक्शन ये। अब बताइए, कंटिन्यूअस फोर्स तो हमने लगाया नहीं इसमें सिर्फ यहां रख करके इसमें छोड़ दिया, तो ये अपने आप ही मोशन गेन करके दूसरी ओर आ गया। तो गैलीलियो ने यह बताने का प्रयास किया कि मोशन को मेंटेन रखने के लिए किसी भी कंटिन्यूअस पुल या पुश की आवश्यकता नहीं है। एक जेंटल पुश, वन जेंटल पुश इज इनफ फॉर कंटिन्यूअस मोशन। ये जो प्रॉपर्टी है यही बाद में जाकर के इनर्शिया के नाम से जाना गया, और मैं आपको अगले के क्लास में, आगे के क्लासेस में बताऊंगा कि इस गैलीलियो की इस थ्योरी का यूज करके न्यूटन ने अपना लॉ ऑफ मोशन कैसे दिया। तो फिलहाल तो इतना ही है कि गैलीलियो ने एरिस्टोटल के उस सिद्धांत को गलत साबित किया जिसमें एरिस्टोटल ने कहा था कि टू मेंटेन द मोशन ऑफ द बॉडीज अ कंटिन्यूअस पुश or pull was needed, but Galileo stated that no, there is no continuous pull or push was needed to maintain the motion of the bodies. Only one gentle push or pull is needed to continuous motion, because
द बॉडी हैज इट्स प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इनर्सिया। एंड इनर्सिया क्या है? इनर्सिया एक ऐसा प्रोसेस है जो अपने आप को मेंटेन रखना चाहता है। कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो हमेशा चाहेगा कि रेस्ट में रहे, until or unless an unbalanced force is not applied on the body। एक बॉडी अगर रेस्ट में है तो ये हमेशा रेस्ट में ही रह जाएगा जब तक कि कोई इस पर फोर्स अप्लाई ना हो। कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो हमेशा यूनिफॉर्म मोशन में ही रह जाएगा जब तक कि कोई अनबैलेंस्ड फोर्स उसके ऊपर ना लगे। तो लॉ ऑफ इनर्शिया के सिद्धांत को बताने वाले गैलीलियो गैलीलाई ने एरिस्टोटल के उस सिद्धांत का समापन किया जिसमें बताया गया था कि मोशन के लिए कंटिन्यूअस पुल और पुल की आवश्यकता है। और एग्जांपल भी मैंने आपको बताया है कि इस टनल में अगर हम लोग इसको डाल देते हैं तो एक बार ही फोर्स लगता है और ये इधर फिर इधर फिर इधर इधर। ये और बात है कि बाद में जाकर के रेस्ट में आ जाए, लेकिन कंटिन्यूअसली मूव करवाने के लिए आपको कंटिन्यूअस फोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बच्चों आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे जिसमें न्यूटन ने गैलीलियो के ही सिद्धांत को आगे बढ़ाया। गैलीलियो ने ही जो इनर्शिया की प्रॉपर्टी को बताया उसी से न्यूटन ने अपना लॉ ऑफ मोशन दिया। तो तब तक के लिए धन्यवाद।